सोशल नेटवर्किंग साइट पर रिया अपनी सगाई के कुछ फोटो अपलोड करके हटी ही थी कि उसके स्मार्टफोन में नए मैसेज की टोन गूंज उठी। सभी मित्र तथा सहकर्मी उसे बधाई दे रहे थे। मुस्कुराती हुई वो सभी मैसेज पढ़ रही थी कि एक नाम पढ़ते ही उसके फैले अधर सिकुड़ गए। मुस्कुराते चेहरे पर त्योरियां चढ़ गईं और खुशमिजाज मूड बिगड़ गया। फिर भी उसने बधाई का उत्तर दिया, धन्यवाद सूरज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बार को दिल किया कि सूरज को अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल दे, लेकिन रुक गई। पिछले 3 वर्षों में सूरज ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। आज भी अन्य मित्रों की भांति बधाई दी है। फिर रिया आज के जमाने की बोल्ड युवती है, खुले विचारों वाली, दकियानुसी विचारधारा से परे। 3 साल पहले हुई एक दुर्घटना उसका मनोबल कैसे तोड़ सकती है। लैपटॉप बंद कर वो रसोई में अपने लिए एक कप कॉफी बनाने चल दी। दूध के उबाल के साथ साथ उसके विचारों में भी उफान आने लगा और एक झटके में पुराने दिनों में पहुंच गई। स्नातकोत्तर के लिए कॉलेज में प्रवेश के साथ ही रिया की मित्रता सूरज से हुई थी। दोनों का विषय एक था। कुछ ही अरसे की दोस्ती ने सूरज को एक सुंदर, सुनहरे भविष्य के सपने दिखाने शुरू कर दिए। वो अक्सर बात करता, रिया, जब हम अपना घर लेंगे तो उसमें। रिया बीच में ही बात काट देती, अपना घर? हम एक घर क्यों लेंगे? सूरज शर्मा कर हंस देता और रिया सिर झटक कर हंस देती। जब मैंने रिया के आगे शादी का प्रस्ताव ही नहीं रखा तो वो क्यों मेरे इशारों को समझेगी? जब मैं प्रपोज करूंगा तभी तो रिया भी मेरे प्रति अपना प्यार स्वीकारेगी। सोचता हुआ सूरज एक सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में प्लेसमेंट सेल द्वारा लगभग सभी की जॉब लग गई। रिया व सूरज को भी अपनी पसंदीदा कंपनियों में अच्छे पैकेज वाली नौकरियां मिल गईं। किंतु एक को दिल्ली में तो दूसरे को हैदराबाद में नौकरी मिली। सूरज इससे काफी उदास हो उठा। अरे, हम टच में रहेंगे ना, इतना क्यों उदास होते हो? मैंने कल शाम तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, रिया, आओगी ना? सूरज ने उदासी का चोला उतार पहले जैसी मुस्कान ओढ़ ली। बिल्कुल आऊंगी, मेरे लिए पार्टी हो और मैं न आऊं। रिया पार्टी का नाम सुनकर खुश थी। अगली शाम जब रिया तैयार हो निर्धारित जगह पर पहुंची तो अपने ज्यादातर मित्रों को उस पार्टी में पाकर बोली, अरे वाह, यहाँ तो सभी हैं। क्योंकि ये आम पार्टी नहीं, आज यहाँ कुछ खास होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम सारी उम्र नहीं भूलोगी। कहते हुए सूरज के इशारे पर सारा वातावरण मधुर संगीत से गूंज उठा। आसपास खड़े मित्र रिया और सूरज पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने लगे। रिया आश्चर्यचकित थी, पर साथ ही इतने मनमोहक माहौल में उसकी मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सूरज ने जेब से एक सुंदर सी डब्बी निकाली और खोलकर रिया के समक्ष बढ़ा दी। उस डब्बी में एक खूबसूरत अंगूठी थी। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी, रिया? रिया की हंसी अचानक काफूर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जिसे वो अपनी नौकरी मिलने की खुशी की पार्टी समझ रही थी, वह तो दरअसल सूरज ने उसे प्रपोज करने हेतु रखी थी, वह भी सबके सामने। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव के लिए वो कतई तैयार नहीं थी। पहली बात, उसने अभी शादी करने के बारे में सोचा भी न था। सूरज को उसने कभी इस नज़र से देखा भी नहीं था। वो तो उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। ओह सूरज, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। यूं अचानक सबके सामने देखो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। प्लीज बात समझने की कोशिश करो। रिया अचकचा गई थी। वो सूरज को किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती थी। उसके इतना कहते ही पार्टी में हलचल मच गई। चारों ओर खुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सूरज को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। सब मित्र अपने अपने घर रवाना हो गए। रिया भी चुपचाप चली गई। कुछ दिन बाद रिया हैदराबाद चली गई और वहां नई नौकरी ज्वाइन कर ली। उस शाम से आज तक उसने सूरज से कोई बातचीत नहीं की थी। नए शहर और नई नौकरी में रिया खुश थी।
रिया को इस ऑफिस में अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक सुबह अचानक ऑफिस में प्रवेश करते समय उसने सूरज को रिसेप्शन पर खड़ा पाया। अरे सूरज तुम? हाँ, किसी काम से हैदराबाद आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। तुम्हारी कंपनी का नाम पता तो मालूम ही था। अच्छा किया। कैसे हो, कहाँ ठहरे हो और कब तक? होटल मयूर में रुका हूँ। यदि शाम को तुम फ्री हो तो आ जाओ, एक कप कॉफी पियेंगे साथ में और गपशप करेंगे दोनों। सूरज के इस प्रस्ताव पर रिया झिझकी। हाँ मैं आऊंगी, रिया ने झिझकते हुए कहा। शाम को रिया होटल मयूर पहुंची। वहीं के रेस्तरां में दोनों ने कॉफी पी। कुछ हल्का सा खाया ही था कि सूरज ने पेट दर्द की शिकायत की। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है रिया, मैं अब कमरे में जाना चाहता हूँ। रिया सूरज को छोड़ने उसके कमरे तक गई। कोई दवा है तुम्हारे पास या मैं जाकर ले आऊं? मेरी दवा तुम हो रिया, कहते हुए सूरज ने अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और रिया को घसीटकर बिस्तर पर गिरा दिया। यह क्या कर रहे हो सूरज, क्या पागल हो गए हो? मैं तुम्हें साफ तौर से बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, फिर भी तुम। सूरज अपनी सुध-बुध खो चुका था। रिया की बातों का, उसकी चीखों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस पर तो जैसे फुतूर सवार हो गया था। वो रिया पर टूट पड़ा और उसकी अस्मिता भंग करने के पश्चात ही सांस ली। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। एक पुराने दोस्त के हाथों इतना बड़ा धोखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सूरज उसे इतना आहत कर सकता है। शारीरिक वेदना से अधिक वो रोष अनुभव कर रही थी। मना करने के बावजूद उसके अपने मित्र ने उसके साथ छल किया। रिया का दिल कसमसा उठा। रात काफी हो चुकी थी। रिया अपने संताप को स्वीकार चुकी थी। सूरज चुपचाप एक तरफ बैठा था। अचानक सूरज उठ खड़ा हुआ और कमरे की एकमात्र अलमारी से फिर वही अंगूठी वाली डब्बी निकाल लाया और बोला, अब तो मान जाओ रिया, और वही अंगूठी रिया की ओर बढ़ा दी। ओह, तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं कहीं और, किसी और के पास जाने लायक न रहूं? मुझे तरस आता है सूरज तुम्हारी संकुचित सोच पर। ऐसी हरकत करके तुम किसी लड़की को जबरदस्ती पा तो सकते हो, लेकिन उसका दिल कभी नहीं जीत सकते, उसके अंतर्मन में अपने लिए इज्जत कभी नहीं बना सकते। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। मेरे लिए मेरे सभी अंग महत्वपूर्ण हैं। किसी एक अंग को भंग करके तुम मेरा आत्मविश्वास नहीं खत्म कर सकते। यदि तुम्हारी एक उंगली कट जाए तो क्या तुम जीना छोड़ दोगे? नहीं ना। वैसे ही इस घटना को मैं अपने मनमस्तिष्क पर हावी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, इसका पछतावा तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। मेरा मन साफ है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी प्यार नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं पनप सकता। मैं यहीं बैठी हूँ, चाहो तो ऐसी हरकत फिर कर लो, मगर बार बार आहत करके भी तुम मुझे नहीं पा सकते। कहते हुए रिया उठी और अपने कपड़े बस संभालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सूरज भोर तक वहीं उसी मुद्रा में बैठा रहा। यह क्या कर दिया था उसने? जिसको इतना चाहता था उसे ही इतनी पीड़ा पहुंचाई उसने। रिया द्वारा कही बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अब तो कभी उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगी रिया, उसने सोचा। अगले दिन पूरी हिम्मत जुटाकर सूरज फिर रिया के ऑफिस पहुंच गया। किंतु आज रिया ऑफिस नहीं आई थी। वहां से उसके घर का पता ले वो उसके घर जा पहुंचा। दरवाजे पर सूरज को खड़ा देख रिया ने उसे एक चांटा जड़ दिया। सूरज फिर भी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, हाथ जुड़े थे, मुख ग्लानि की स्याही से मलिन था। मुझे माफ कर दो रिया, मैं पागल हो गया था। तुम्हें पा लेने के जुनून में मैंने अपना विवेक खो दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो रिया, सूरज गिड़गिड़ा रहा था। रिया एक आत्मविश्वासी, समझदार युवती थी। वह जानती थी कि किस चीज को कितनी अहमियत देनी है। सूरज से उसकी दोस्ती 3 साल पुरानी थी और इस समयाकाल में सूरज ने उसका सिर्फ हित सोचा था।
आज उससे एक भूल अवश्य हो गई थी, लेकिन उसके पीछे भी उसकी मंशा गलत नहीं थी। यह उसकी मूर्खता थी। रिया ने एक शर्त पर सूरज को माफ कर दिया कि अब जब तक वह नहीं चाहेगी, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। सूरज ने भी शर्त मान ली थी। सूरज, तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी भावना रही, उसे मैं विनिमय नहीं कर सकती और यह बात तुम्हें सहर्ष स्वीकारनी चाहिए। इसी में तुम्हारा बड़प्पन है। रिया ने सूरज को विदा किया। कॉफी बन चुकी थी। हाथ में कॉफी का मग लिए रिया टीवी देखने बैठ गई। अपनी शादी पर पूरे 3 वर्ष पश्चात वो सूरज से मिलेगी। सूरज ने कहा था कि उसकी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाएगा।